तो ऑल्टरनेटिंग करंट स्टार्ट करेंगे, पर 2-4 दिन से ही मैं बता रहा हूँ कि एनसीईआरटी या फिर जो भी बुक आप लोग फॉलो करते हैं या फिर ड्रॉप भी करोगे तो आपका जो सिलेबस बनेगा उसमें अल्टरनेटिंग करंट अलग चैप्टर नहीं है। चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, लेकिन नोट्स कॉपी जब बनाया जाता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अलग से और एसी अलग से। एसी स्टार्ट हो गया है, पहला क्लास हो गया, आज एसी का पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 2। लेक्चर 1 नहीं देखा हो तो लेक्चर 1 जरूर देख लेना, क्योंकि ये जो चैप्टर है थोड़ा सा फिजिक्स के साथ साथ थोड़ा मैथमेटिकल टाइप का चैप्टर है, तो सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड रहेंगी। सो आज से हम लोग चैप्टर को आगे लेके चलेंगे। चैप्टर को आगे ले चलने से पहले थोड़ा सा पीछे ले चलना पड़ेगा, है ना। और 11th क्लास में एक बहुत ही फेमस चैप्टर आप लोग पढ़े थे, एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। उसका कुछ कॉन्सेप्ट का काम पड़ेगा। आप 12th क्लास में ऐसा डायरेक्ट बोल नहीं सकते कि हमको याद नहीं है, इट विल नॉट वर्क। जैसे फिर क्या करेगा टीचर? वो 9th क्लास का बच्चा बोल सकता है कि हमको याद नहीं है, 12th का बच्चा फाइनल, अब थोड़ा 2 महीने का सिलेबस बाकी, अब आप ऐसे नहीं बोल सकते कि हमको 11th का टॉपिक याद नहीं है, इट विल नॉट वर्क, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर जो लोग नहीं पढ़े पहले थोड़ा सा पढ़ लेना। पूरे का तो काम नहीं है, बट उसका स्टार्टिंग में ही आपको बताया गया था सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्लास 11th का फिजिक्स का टॉप 5 टॉपिक में से था। डेफिनेशन भी बहुत लोगों को याद होगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का कोई कनेक्शन नहीं है, बट 11th में पढ़ाया गया था कि अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कोई बॉडी अगर रिवॉल्व करे, जैसे कि ऐसे, ये क्लास 11th में पढ़ना था हमें। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव करे, क्लास 11th में पढ़े थे, कोई बॉडी अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव करे, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव करे, ये 11th की बात है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव करे विथ एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, इस तरह से अगर मूव करे, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि बॉडी मान लो अगर ए से एक गिवन टाइम टी के बाद पहुंच गया पी पर। 11th का याद करो, 11th का जैसे पूरा याद करना, इतना में से नहीं होगा। ये तो मैं अपना वीडियो शुरू करने के लिए थोड़ा सा रिकॉल करवा रहा हूं, आपको पूरा याद होना चाहिए। यू आर इन क्लास 12th, आप ऐसे पलट नहीं सकते कि आपको याद नहीं है, इट विल नॉट वर्क। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक बॉडी ए से पहुंचा पी पर, यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड ओमेगा से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जब ट्रेवल करता था, 11th में पढ़े थे, जैसे ए से पी पर पहुंच गया, कोऑर्डिनेट के हिसाब से पी का कोऑर्डिनेट एक्स वाई हो जाता था, रेडियस आर, ये वाला एंगल थीटा, दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री पढ़े थे, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर में वाई, हाइपोटेनस में रेडियस, वाई बराबर बताया गया था आपको आर साइन थीटा, एंगुलर वेलोसिटी बराबर होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। इतना छोटा कॉन्सेप्ट नहीं है, बट 11th का देखो, अभी तो मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ। थीटा बराबर ओमेगा टी, वाई बराबर आर साइन ओमेगा टी, यही इक्वेशन था सिंपल हार्मोनिक मोशन का। और जो लोग कल का परसों का क्लास किए हैं, क्या पढ़े? अल्टरनेटिंग ईएमएफ का फॉर्मूला भी आपने पढ़ा, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, वाई बराबर आर साइन ओमेगा टी, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, वाई बराबर आर में आर होता है रेडियस, और यू कैन से अगर वेव से कंपेयर करोगे तो उसका एम्पलीट्यूड होता था। परसों पढ़े आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी में भी ई नॉट क्या था? पीक वैल्यू था अल्टरनेटिंग ईएमएफ का। तो 11th क्लास में पढ़े थे, और यहां से थोड़ा दिख भी रहा होगा कि ये वाई है, ये जैसे ही ये बॉडी मूव करेगा ना, 11th का याद करो क्या था, जैसे जैसे बॉडी ऐसे 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 गोल गोल जाएगा, तो ये वाई का वैल्यू कैसे कैसे होगा? ये वाई का वैल्यू ऐसे जाएगा ऊपर तक, फिर आएगा नीचे, फिर ये मीन पोजीशन पार करके फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। बॉडी तो ऐसे गोल 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 जा रहा है, बट उसका रेडियस का प्रोजेक्शन क्लास 11th में पढ़ाया गया था। रेडियस का प्रोजेक्शन सिंपल हार्मोनिक मोशन के डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है, 11th में पढ़ाया गया था। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन, बट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में रेडियस का प्रोजेक्शन को एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस में सिर्फ प्रोजेक्शन को देखेंगे तो वो एसएचएम के इक्वेशन को फॉलो करता था, ये 11th में पढ़ाया गया था। इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, 11th में भी पढ़ाया गया था। ऐसे ही टर्म्स को हम लोग कहते हैं फेजर्स। फेजर्स का मतलब होता है क्वांटिटी विच वेरी साइन्यूसोइडली, साइन का ग्राफ, साइन ओमेगा टी का ग्राफ, साइन थीटा का ग्राफ, साइन एक्स का ग्राफ, a quantity which varies sinusoidally with time
लेकिन कैसा कैसा हो जाता है, साइनोसॉइडली करेंगे तो ये ऐसे आगे होते रहेगा, तो पढ़ोगे कैसे? इसी को तरीका निकाला गया था कि वो पूरा इक्वेशन तो साइनोसॉइडली है, बट उसका एम्पलीट्यूड मतलब रेडियस का सिर्फ प्रोजेक्शन को गिराते हो तो वो सिर्फ एक रोटेटिंग वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाएगा, नहीं तो तुमको ऐसे 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 आगे बढ़ते चलना पड़ेगा। उसका एक आसान तरीका निकाला गया था, पूरे प्रोजेक्शन को सिर्फ एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस पर गिरा लो। वो 11th में पढ़े एसएचएम के इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। वो अभी देख रहे हैं कि जो कल परसों एसी का जो इक्वेशन पढ़े हैं वो भी इसी तरह का है, तो इसी को हम लोग फेजर कह ले रहे हैं। अब क्वांटिटी जो कि वेरी साइनोसॉइडली करता है टाइम के साथ, साइनोसॉइडली, लेकिन हम लोग उसको ऐसे साइनोसॉइडली बनाते नहीं हैं। उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? रोटेटिंग वेक्टर्स के फॉर्म में। वो गोल 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 घूमता रहेगा और इसी एक्सिस पर या फिर इसी एक्सिस में प्रोजेक्शन होते रहेगा। ऐसे क्वांटिटी को ही हम लोग फिजिक्स में फेजर्स कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? और जिस डायग्राम से आप फेजर्स को रिप्रेजेंट करें उस डायग्राम को हम लोग फेजर डायग्राम कहते हैं। जैसे कि जैसे 11th क्लास में ये जो y है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एसएचएम, ये क्वांटिटी फेजर था। अभी जो आप अभी जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें E क्या है या फिर I क्या है, मतलब ऐसे क्या है, परसों क्या पढ़े, ये क्या है, E क्या है, अल्टरनेटिंग ईएमएफ, I क्या है, अल्टरनेटिंग करंट है। तो इस चैप्टर में अल्टरनेटिंग ईएमएफ, अल्टरनेटिंग करंट फेजर्स है। और परसों जो लोग ध्यान से पढ़ते हैं, ये अल्टरनेटिंग ईएमएफ भी नहीं है, ये अल्टरनेटिंग करंट भी नहीं है, ये एट एन इंस्टेंट पर, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट है। इसको हम लोग फेजर्स इस चैप्टर में कह सकते हैं। क्वांटिटीज सच एज अल्टरनेटिंग ईएमएफ, अल्टरनेटिंग करंट, 11th क्लास के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन में बी कॉल्ड एज फेजर्स। ठीक है, और यही जो रोटेटिंग वेक्टर है जिस पर कि आप साइनोसॉइडल, आपको ये बनाना था y बराबर r sin ओमेगा t, ये ऐसे ऐसे बनाना पड़ता है। इसको ऐसे ऐसे नहीं बना करके सर्कुलर मोशन में रिपीट कर लिया, आपका मेरा काम बन गया। ऐसे ही द डायग्राम रिप्रेजेंटिंग, जैसे इस केस में अल्टरनेटिंग ईएमएफ एंड अल्टरनेटिंग करंट जो कि फेजर्स है इस चैप्टर के हिसाब से, इन्हीं को हम लोग कहते हैं फेजर डायग्राम। जिस डायग्राम में अल्टरनेटिंग ईएमएफ, अल्टरनेटिंग करंट को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकें उसी डायग्राम को हम लोग कहते हैं फेजर डायग्राम। याद रहेगा, ये जो आपका चैप्टर है अल्टरनेटिंग करंट, पिछला जो चैप्टर था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इट वाज अ वेरी कंसेप्चुअल चैप्टर। उसमें हर चीज हाथ निकाल निकाल करके आंसर लाना था। लिमिंग का राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल से लेकर के लेंस रूल, ये थोड़ा मैथमेटिकल चैप्टर है। इसमें ऐसा ही खूब सारा डायग्राम बनेगा। परसों के क्लास में देखे खूब डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल पड़ेगा। ये थोड़ा सा अलग तरह का है, ये थोड़ा सा फिजिक्स जिसका आउट एंड आउट मैथ नहीं, उन बच्चों को चैप्टर एक्चुअली में काफी बोरिंग टाइप का फील होता है। एज अ टीचर हमें भी बोरिंग फील होता है ये चैप्टर। इसमें थोड़ा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ज्यादा है। फिजिक्स की बातें पिछले चैप्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, इसमें थोड़ा मैथमेटिकल टर्म्स का इन्वॉल्वमेंट कुछ ज्यादा है। ऐसे डायग्राम को हम लोग फेजर डायग्राम कहते हैं। जैसे इसमें किसको रिप्रेजेंट किया था, y बराबर r sin ओमेगा t को। r क्या था, रेडियस नहीं था, एक्चुअली में एम्पलीट्यूड था। सर्कल के हिसाब से देखोगे तो रेडियस, ऐसे y बराबर r sin ओमेगा t के हिसाब से देखोगे तो ये एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल हार्मोनिक वेव था, और ये y जो है वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट था। ठीक है, उसी तरह से यहां पर क्या होगा, ऐसे गोल 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 घुमा देंगे तो, जैसे इसको देखोगे, इसको अगर गोल घुमा दिए, ठीक है, समझ में आ रहा है? ये जैसे रेडियस, इसका पीक वैल्यू कौन है, ई नॉट। जैसे इसमें ये रेडियस पीक वैल्यू, इसका मैक्सिमम वैल्यू, तो ई बराबर ई नॉट में पीक ई नॉट हो गया, तो यहां से यहां तक वैल्यू क्या हो गया, ई नॉट। यार समझ में सबको, ये गोल घुमा दिए तो फेजर, और इसका प्रोजेक्शन ऐसे इस तरफ फेंके तो ये y हो जा रहा था, y बराबर r sin ओमेगा t में ये r, प्रोजेक्शन फेंके तो y हो गया, ये पूरा ई नॉट, प्रोजेक्शन फेंकेंगे तो ई हो जाएगा। उसी तरह से अगर आई नॉट का बनाते हैं, आई नॉट का मतलब करंट का बनाते हैं, करंट का, अल्टरनेटिंग करंट को अगर फेजर मानते हो, रोटेटिंग वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो तो ये फेजर हो गया। जैसे आर पीक वैल्यू, तो इसका आई नॉट पीक वैल्यू, इसका प्रोजेक्शन फेंके तो वाई हो गया, इसका प्रोजेक्शन फेंके तो आई हो गया। वाई बराबर आर साइन ओमेगा टी, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई क्या हो गया, आई नॉट। इस फेजर में जल्दी जल्दी बताओ, फेजर कौन कौन हुआ, फेजर हुआ अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग ईएमएफ,
का इंस्टेंटेनियस वैल्यू हर समय पर फेजर के फॉर्म में बनाए, मतलब रोटेटिंग वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिए। दूर तक जो सेंटर से लेकर के उस सर्कल तक का रेडियस जिसको बोल रहे हो वो पीक वैल्यू होगा, और जो उसका प्रोजेक्शन फेंकेंगे वाई एक्सिस में वो जो है इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगा ई का या फिर आई का। जैसे इसमें डिस्प्लेसमेंट का ये पीक, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ये पीक, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ये पीक, ये करंट का इंस्टेंटेनियस वैल्यू। वही यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ या ऑल्टरनेटिंग करंट में बी कंसीडर्ड कैसा एज प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन समझ रहे हो ना, ये पीक इस तरह से फेंके दैट इज प्रोजेक्शन, ई नॉट इसको फेंके दिस इज ई, ये आई नॉट है इसको फेंके दैट इज आई। इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ एंड करंट में बी कंसीडर्ड एज प्रोजेक्शंस। किसका प्रोजेक्शंस? किसको फेंक रहे हो? पीक वैल्यू को। जैसे y बराबर आर को फेंके, ई बराबर ई नॉट को फेंके। इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ई एंड इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट में बी कंसीडर्ड एज प्रोजेक्शंस ऑफ ईएमएफ का एम्पलीट्यूड पीक वैल्यू ई नॉट एंड करंट का एम्पलीट्यूड आई नॉट रेस्पेक्टिवली। ये क्लियर हो गई? इसमें कोई डाउट किसी को? ठीक है, क्योंकि पूरा चैप्टर इसी पर बेस्ड है। इसमें अलग अलग तरह का हाथ निकाल के लेफ्ट हैंड रूल राइट हैंड रूल से आंसर नहीं आएगा। सारा क्वेश्चन ऐसे ही डायग्राम बना के डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करके ही आंसर आएगा। ठीक है, कोई डाउट इसमें? अच्छा, इसमें ये फाई के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन हो जाए, है ना। तो जैसे 11th में भी पढ़े थे, ये थीटा तक तो यहाँ पहुंचा, इसके आगे पहुंचेगा ना कोई एक एंगल तो बनेगा। मान लो यहां से यहां तक पहुंचा तो कोई एक एंगल बना, दैट इज फाई मान लो। उसी तरह से यहां पर अगर ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी का ये एंगल है, समझ आ रहा है क्या मैं बोल रहा हूं? अगर ये एक एंगल है तो जब आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी बनाओगे, ध्यान से सुनना, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी लिख रहे हो और आई के जगह पर भी अगर आई नॉट साइन ओमेगा टी लिख दिए, इसका मतलब हुआ जहां ई है वहीं आई है। ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है इस पूरे चैप्टर में। ठीक है, ये डीसी में होता, एसी में इसी का तो फ्लक्चुएशन है ना। जरूरी नहीं है कि जहां पर करंट वहीं पर ईएमएफ। तो अगर ई को ऐसे रिप्रेजेंट किए हो, आई को अगर ऐसे कर रहे हो, तो सेंटर से एंगल तो चेंज हो गया ना। इसका एंगल अगर ओमेगा टी है, थीटा, थीटा बराबर ओमेगा टी, अरे समझ, तो ये वाला एंगल कुछ तो होगा, कुछ होगा, उसको रखें फाई। वो जो फाई है वो 11th क्लास में भी पढ़ाया गया था। ये फाई जो है वही फेज एंगल है इस चैप्टर में ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ और ऑल्टरनेटिंग करंट के बीच का है। जैसे ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी है, आई बराबर हर बार आई नॉट साइन ओमेगा टी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। कभी साइन ओमेगा टी प्लस फाई आएगा, कभी साइन ओमेगा टी माइनस फाई भी आ सकता है। फाई क्या है डायग्राम में से दिख रहा है। अगर फेजर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए हो तो ई नॉट और आई नॉट के बीच के एंगल है फाई, जो कि बहुत सारे केस में जीरो भी होगा। तो जब आएगा, जैसा आएगा तब देखेंगे। इसको हम लोग सारे चीज को नोट करके रखेंगे। और बार बार जब हम लोग फेजर्स बनाएंगे तो इतना बड़ा बड़ा पूरा सर्कल बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बनाएंगे, इतना बार बार बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। क्योंकि 11th में जो आप पढ़ रहे थे वो सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्चुअली में था, तो पूरा सर्कल बना करके काम बनाना पड़ता था। अभी आपको सिर्फ रिप्रेजेंट करना, एंगल निकालना है, कितना ई और आई के बीच में एंगल है। पूरा ऐसे गोल 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 रोटेटिंग वेक्टर बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। शॉर्टकट में फेजर्स बनेगा इस चैप्टर में। जैसे ये डायग्राम है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये ई है, मैक्सिमम वैल्यू ई नॉट होता, बट ये ई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इससे, देख रहे हो, ये ई ये आई था ना। इसको ई से किए, इसको आई से किए, दोनों के बीच में एंगल देख रहे हो था फाई, तो ऐसे फाई लगा दिए। एक्स एक्सिस, इसके बीच में एंगल था ओमेगा टी, तो यहाँ पर ओमेगा टी लगा दिए। वो भी नहीं हो रहा तो ई को ही एक्स एक्सिस पर ही शिफ्ट कर दो, ई चला गया एक्स एक्सिस, तो ई और आई के बीच में एंगल, ई और आई के बीच में एंगल फाई, ई और आई के बीच में एंगल फाई। बोलने का मतलब है कि इतना पूरा रोटेट करवा करके वेक्टर बनाने का काम इस चैप्टर में हमें नहीं पड़ेगा। छोटा छोटा फेजर डायग्राम से क्वेश्चन हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन है फेजर्स एंड फेजर डायग्राम का। पहले इसको लिखो, फिर हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि मैं बता रहा था कि अब जो हमारा सिलेबस है उसमें हमें क्या करना है, जिस करंट के बारे में सीखा, अल्टरनेटिंग करंट के बारे में, उसको एक एक करके उन सारे डायग्राम के ऊपर, उन सारे तार के ऊपर से गुजारना पड़ेगा जिसके ऊपर से डीसी गुजार करके लाए हो 12th तक। ठीक है, जैसे रजिस्टर के ऊपर आज तक डायरेक्ट करंट ऊपर से आया है बहुत दिन से, 8 से लेकर के 12th क्लास तक। अब एसी को अब हम लोग रजिस्टर के ऊपर से लेकर के जाएंगे।
एक प्योर ओमिक रेजिस्टेंस कंसीडर करेंगे R। प्योर ओमिक रेजिस्टेंस का मतलब एक ऐसा तार है जिसका इंडक्टेंस का वैल्यू 0 लेना है। आज के पहले तक हमें ये टर्म ही मालूम नहीं था इंडक्टेंस क्या होता है, तो लिखते ही नहीं थे, बट अब तो हमें मालूम चल गया, इसीलिए अब लिखना मेंशन करना पड़ेगा। प्योर ओमिक रेजिस्टेंस का मतलब उसका इंडक्टेंस कंसीडर नहीं करना है। कॉइल जब होगा तो उसमें लिखा हुआ रहेगा प्योर इंडक्टेंस, उसमें रेजिस्टेंस का वैल्यू 0 लेना होगा। अगर 0 वाला होगा तो हो सकता नहीं हो सकता लेने वाला वैल्यू हो, तो वो एक अलग बात हो जाएगी। फिलहाल तो एक प्योर ओमिक रेजिस्टेंस है जिसका इंडक्टेंस नहीं है, उसको कनेक्ट कर दिए किससे, सोर्स ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ एज शोन। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, लिखते भी रहो और बताते भी रहो थोड़ा सा। इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, कुछ ले लेते हैं और कुछ जब लोगे ही तो जो स्टार्टिंग में जो फिक्स किया गया लेने के लिए वही लेना, जो शुरू से एकदम फिट कर लिया गया कि साइनोसॉइडल कर्व लोगे वैसा ही लेना, फिर अपने से फिर दूसरा इधर उधर का कर्व नहीं लेने का, है ना। तो ई का वैल्यू जो है पहले लिया था, दिस इज ई नॉट साइन ओमेगा टी, यही वैल्यू कंसीडर करेंगे हम, ठीक है। इसको हाथ में रखेंगे, ठीक है। आप फ्रॉम ओम्स लॉ बोलो, डायमेंशनल एनालिसिस बोलो, ये ई है, दिस विल बी आई आर, वी बराबर आई आर, ठीक है। और कोई तो ऐसा वायर दिख नहीं रहा है जिसमें कि पोटेंशियल का ड्रॉप हो सके, जैसे V वाज पोटेंशियल ड्रॉप, एक ही तार है, एक ही कंसीडर किया, प्योर ओमिक रेजिस्टेंस उसमें सिर्फ R ही है, तो ये जो E है वो IR के बराबर ही होता है और कुछ बचा नहीं गेम में, ठीक है। तो इससे हमारा I बराबर कितना हो गया, E बाई R। अभी लिखना मत, आप थोड़ा सा बताना क्योंकि मैथमेटिकल है थोड़ा सा। E के जगह पर जैसे E नॉट साइन ओमेगा टी बाई R, ठीक है। E नॉट क्या है, पीक वैल्यू किसका, अरे बोलो, ऑल्टरनेटिव ईएमएफ का, उसको रेजिस्टेंस के साथ डिवाइड कर दिए, क्या आएगा, आई नहीं, आई नॉट। पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज को रेजिस्टेंस के साथ डिवाइड कर देंगे तो फिर पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट का वैल्यू आ जाएगा। सो ई नॉट बाई आर इज आई नॉट, देयरफॉर आई बराबर 0। इसका क्या मतलब समझा, अभी थोड़ी देर पहले एक फेजर डायग्राम बनाया गया था, उसमें बताया गया था कि E और I के बीच में एक एंगल होता है फाई। इस केस में वो एंगल नहीं बन रहा है, मेरे हाथ में थोड़ी है, हमने E को माना E नॉट साइन ओमेगा टी, और I भी कितना आ गया इस बार, I भी I नॉट साइन ओमेगा टी आ गया, प्लस फाई माइनस फाई नहीं आया। मैं तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था फेज एंगल क्या था, अल्टरनेटिंग ईएमएफ और अल्टरनेटिंग करंट के बीच का एंगल है, इसमें नहीं बन रहा है। इसका मतलब है देयर इज नो फेज एंगल, किसके किसके बीच में, देयर इज हाँ नो फेज डिफरेंस बिटवीन किसके किसके बीच में, ऑल्टरनेटिंग करंट एंड ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। कब, व्हेन AC passes through a pure ओमिक रेजिस्टेंस। इतना ही याद करना है इस टॉपिक में, क्या याद करना है, इतना ही याद करना है कि जब AC प्योर ओमिक रेजिस्टेंस के ऊपर से जाए तो ऑल्टरनेटिंग करंट और ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं बनता है। इसका मतलब अभी फेजर थोड़ी देर पहले बनाए थे, जिधर E बनाए उसी के ऊपर ही I बना देने का है। कब, जब AC प्योर ओमिक रेजिस्टेंस से ऊपर से जा रहा होता, ठीक है। इसको नोट करो फटाफट। तो ये फेजर डायग्राम हो गया हमारा कब का, when AC passes through a pure ohmic resistance, when AC passes through a pure ohmic resistance का फेजर डायग्राम ऐसा कैसा, x एक्सिस y एक्सिस, E को पहले रिप्रेजेंट कर लेंगे। आपने पहले E बराबर लिखा था E नॉट साइन ओमेगा टी, तो थीटा है ओमेगा, ये तुम ओमेगा टी है, ये तुम बता रहे हो सामने वाले को, तो E इस पर है। और लिखने के बाद पता चला कि इसमें I भी हमारा I नॉट साइन ओमेगा टी आया,
तो अभी थोड़ी देर पहले बताया गया था, जब रोटेटिंग वेक्टर के फॉर्म में, फेजर्स के फॉर्म में जब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो ई और आई के बीच का एंगल ही फाई होता है। जब एसी पास कर रहा है प्योर ओमिक रेजिस्टेंस से, तब एसी करंट मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट और ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ के बीच का कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है, उसको रिप्रेजेंट करता हुआ फेजर डायग्राम इस तरह से बनेगा। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट? बना लो, है ना। एंगल पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ई और आई का अगर करेंगे तो इस तरफ ई और आई को करें वाई एक्सिस पर, और एक्स एक्सिस पर एंगल थीटा को करें, तो हमने पढ़ा ई बराबर ई नॉट साइन थीटा। साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, जो कि एट थीटा बराबर 90 डिग्री पर होता है, और मैक्सिमम होने का मतलब ई नॉट पीक वैल्यू होता है। ई का मैक्सिमम वैल्यू अगर ई नॉट कहीं पर है तो वो थीटा बराबर π/2 पर है। उस तरह से आई का मैक्सिमम वैल्यू कहीं पर है तो आई नॉट है, वो भी 90 डिग्री पर है। क्यों? क्योंकि इस केस में ई और आई के बीच का कोई फेज डिफरेंस नहीं है, इस वजह से ऐसा आपको हो रहा है। π/2, पाई पर 0, 3π/2 पर माइनस पे आएगा, लेकिन पीक पर ही रहेंगे। ये इसका ई नॉट का वैल्यू, ये इसके आई नॉट का वैल्यू, और फिर 2π पर आते थे खत्म हो जाएंगे। तो ये हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑल्टरनेटिंग करंट और ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ का, थीटा को ओमेगा टी को एक्स एक्सिस में रख करके। ठीक है, इसको जल्दी से प्लॉट करना है। 3π/4 होगा। अच्छा, ओ हाँ, 3π/4 होगा। 3π/2 ही होगा लगता। हाँ, 90, 180, 270, 360। हाँ, टाइम का बात नहीं, ये ग्राफिक थीटा का है। इस ग्राफ में थीटा, अगर तुमको टी रखना है, टी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो फिर टी फिर चेंज होगा, तो फिर आपको, हाँ, तो फिर वो एक्सिस आपका जो है वो सिर्फ फिर टी का होगा। एक्स एक्सिस हमारा एंगल का है ना। जो एक्स एक्सिस किस चीज का, उसका ख्याल रखना है, तो उसको थोड़ा फोकस करना होगा। तो अब करते हैं एसी थ्रू एन इंडक्टर। इंडक्टर का मतलब 4-5 दिन पहले हमें मालूम ही नहीं था, अब मालूम चल गया। इंडक्टर का मतलब कॉइल, बट हमें यह भी मालूम है कि कॉइल वायर का ही बनाया हुआ रहता है। 9th 8th क्लास से पढ़ रहे हैं, वायर में रेजिस्टेंस तो होता ही है, तुम कितना भी काट लो। बट आज के बाद अगर ये वर्ड दिखे इंडक्टर फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, तो उसका मतलब समझ लेना कि पहला बात कि वो कॉइल है, दूसरा बात उसका रेजिस्टेंस निग्लिजिबल है, सिर्फ उसका इंडक्टेंस का तुमको काम है। तो फिलहाल हमारे पास एक कॉइल है, इसका इंडक्शन कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन L है ना, और एक सोर्स ऑफ ईएमएफ है E, और करंट है I। लैंग्वेज अब मैं नहीं लिख रहा, पिछले वाले में लिखे थे, इस बार लैंग्वेज नहीं लिख रहे, सीधा बातचीत करते हैं कि क्या हो सकता है। ये हमारा सोर्स ऑफ ईएमएफ है, E है, ठीक है। और ओम्स लॉ के हिसाब से ये जो है वो सिर्फ यहीं पर ही जा सकता है और कहीं पर जा नहीं सकता। जैसे बीच में और कोई है नहीं, नो रेजिस्टेंस, ये जो वोल्टेज है वो और कहीं पर जाकर के ड्रॉप कंसीडर करवा नहीं सकते। दूर दूर तक घुमा फिरा करके आपके पास ये ई है, और सेल्फ इंडक्टेंस हम लोग ने पढ़ा है -L di/dt है। मतलब ये जो ई है वो, क्योंकि इसमें और कुछ है नहीं ड्रॉप होने के लिए, वो सीधा सीधी L di/dt होगा, ठीक है। इसका सेल्फ इंडक्शन और ये जो ईएमएफ है वो दोनों जो है वो बराबर होगा, क्योंकि बीच में और किसी तरह का तार तो है ही, बट बोला गया है नहीं कंसीडर करना है। तो बस एक सोर्स ऑफ ईएमएफ ये है, और इसके पास बैक ईएमएफ है -L di/dt। अंडर नॉर्मल कंडीशन ये E और ये L di/dt छोड़ करके और कोई भी ऐसा चीज नहीं है जिसमें पोटेंशियल का ड्रॉप इस डायग्राम में, इस केस में दिख सके, ठीक है। तो E बराबर हो गया L di/dt। एक्चुअली में ये वाला फॉर्मूला है बैक ईएमएफ का, -L di/dt, पहले पढ़ाया जा चुका है, इसको देख लेते हैं एक बार। तो इससे हमारा di बराबर कितना हो गया, di बराबर हो गया E/L dt, ठीक है। दिस इज E/L dt। और अब E तो कंसीडर किए थे ना, है ना,
ठीक है, कंसीडर, हाँ कंसीडर इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ AC। एक ही चीज फिट रखना है ताकि थ्रू आउट एक ही जैसा आंसर आता है। क्या माने वो एक बार साइन ओमेगा टी, एक बार कॉस ओमेगा टी, एक बार साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ऐसा मत लेते रहो, फिर उल्टा सीधा कॉन्सेप्ट बनेगा, याद ही नहीं हो पाएगा पूरा चैप्टर एक साथ। ठीक है, तो उस हिसाब से डी आई बराबर कितना हो गया, ई नॉट साइन बाई एल डी टी। ठीक है, अब थोड़ा समझ के करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल, डी आई से अगर हमें आई चाहिए तो व्हाट वी नीड इज बिट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसमें जब इंटीग्रेशन करेंगे तो कौन कौन बाहर आ जाएगा, और एल कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है बाहर आ गया। आप किसका इंटीग्रेशन करना, थोड़ा मुश्किल लगेगा, साइन ओमेगा टी डी टी। ठीक है, डी आई का इंटीग्रेशन इज आई, दिस इज ई नॉट बाई एल, लिमिट इज एग्जैक्टली पूरा जीरो से पूरा टाइम तक है। ठीक है, वो लगा नहीं रहे बट पूरा ही के लिए है ना। तो साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस बाई ओमेगा। ठीक है, ई नॉट बाई, हाँ यहाँ से बहुत सारा टर्म आएगा, इससे थोड़ा सा लंबा टॉपिक है। आई बराबर माइनस ई नॉट बाई ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब इसको अब हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा डिस्कशन कर ले, थोड़ा इसमें मैथ्स का थोड़ा कॉन्सेप्ट लगा ले जरा, 10th का बोलो चाहे 11th का बोलो। हमारा ई किस फॉर्म में था, साइन के फॉर्म में, आई किस फॉर्म में आ रहा है, फाई क्या है, फेज डिफरेंस है, किसके किसके बीच में, ई और आई के बीच में। कैसे बता पाएंगे, जब दोनों का रोटेटिंग वेक्टर साइनोसॉइडल साइन के फॉर्म में हो तब, एक साइन के फॉर्म में एक कॉस के फॉर्म में, तो दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो नहीं बताया जा सकता। 11th एसएचएम में भी सिखाया गया था, है ना। तो थोड़ा सा मैथमेटिकल कंसेप्ट लगा करके उस कॉस को पलट करके साइन पे बनाना पड़ेगा। कैसे होगा बताओ, हमें कॉस को ही बदलना है, तो कॉस ओमेगा टी को हम लोग साइन 10th क्लास के तरीके से साइन 90 माइनस थीटा ऐसे लिख सकते हैं, है ना, साइन 90 माइनस थीटा। अरे समझ ना, अरे 10th क्लास में पढ़े थे, साइन 90 माइनस थीटा को कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा मेहनत करते हैं जरा सा, थोड़ा मैथमेटिकल चैप्टर में कुछ मेहनत तुम करो थोड़ा मैं, तो ये कितना हो गया WL, इसको लिख दिए साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ तक ठीक हो गया। अब फिर 11th क्लास में पढ़े थे, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। तो ये माइनस को मेरे को मैनेज करना है, माइनस ठीक नहीं लग रहा है, ये माइनस में रखोगे ये प्लस में तो कंपेयर नहीं हो पाएगा, इसको थोड़ा ठीक करो। दिस इज ई नॉट बाई ओमेगा एल साइन ऑफ, ये माइनस थीटा हो जाएगा, तो दिस विल बी ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो। थोड़ा सा नॉन मैथ्स वाले को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, बट साइड में मैं लिख रहा हूँ इसलिए उसको मैनेज करते रहना। काफी बड़ा सा टॉपिक है इसलिए थोड़ा ध्यान लगाना होगा। अच्छा, देखने में आसान लग रहा है बट ये काफी भारी भयंकर सा टॉपिक हो जाएगा। ओके, यहाँ तक को दिक्कत तो बोलो फटाफट, नहीं प्रॉब्लम। ठीक, तो अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं। अब थोड़ा सा हम इसको घेर के रखते हैं कि ये है और एक हमारा ये है। ठीक है, अब थोड़ी सी बातें करेंगे। ई नॉट क्या है, इसका ईएमएफ का, ऑल्टरनेटिव ईएमएफ का, और साइन थीटा डायमेंशन लेस है, 10th 11th 12th क्लास में पढ़ चुके हैं, है ना। तो इसका मतलब है अगर ये करंट है, ये वोल्टेज है और ये डायमेंशन लेस है, तो ये नीचे वाला क्या होगा, होगा। अरे आरे समझ में, ये करंट ये वोल्टेज, तो ये वाला रेजिस्टेंस होगा क्योंकि ये डायमेंशन लेस है। इसका मतलब है अब नया चीज सीख रहे हैं हम लोग, क्या, हेयर, इस केस में, किस केस में, जब एसी पास करता है प्योर इंडक्टेंस से, यहाँ पर ओमेगा एल प्लेज द रोल ऑफ रेजिस्टेंस। ये सब कैसे याद करते हो, ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर ओमेगा एल जो है वो रेजिस्टेंस का रोल प्ले कर रहा है, और इसी रेजिस्टेंस को आज के बाद
आज के बाद। अच्छा देखो, मैं हमेशा हर क्लास में बताता हूँ, जैसा सिलेबस आता है हम लोग वैसे सोचते हैं, है ना। आज से 4-5 क्लास पहले तक इंडक्टर पता ही नहीं था तो सोचे नहीं, अब पता चला तो हाँ सीख गए इंडक्टर। बट कभी सोचे कि जहां पर इंडक्टर वर्ड आया, नया चीज आया, तो उसका कुछ रेजिस्टेंस भी आना चाहिए था ना, वो तो आया ही नहीं। वहां पर आप पढ़ के निकल गए। आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, यहाँ साफ साफ पता चल रहा है ओमेगा एल, यही जो है वो रेजिस्टेंस का रोल प्ले करता है। कब? जब एसी पास करेगा किसमें से? इंडक्टेंस में से। जैसा सिलेबस आता है हम लोग वैसे ही सोचते हैं। करंट पार किया, 10th क्लास में सीखे रेजिस्टेंस के बारे में। अब एसी पास करेगा अगर इंडक्टर के ऊपर, तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा उसको रेजिस्टेंस तो बोल नहीं सकते, क्योंकि रेजिस्टेंस तो किसी और को बोल कर रहा है वो पहले से। अब जो है यार ओमेगा प्लेज द रोल ऑफ रेजिस्टेंस, इसको हम लोग कहते हैं इट इज कॉल्ड इंडक्टिव रेजिस्टेंस या फिर इंडक्टिव रिएक्टेंस भी, इट इज नोन एज इंडक्टिव रिएक्टेंस भी कहते हैं। इंडक्टिव रिएक्टेंस वर्ड भी बोलते हैं। इसको डिनोट करते हैं XL से। किससे डिनोट करेंगे? XL। आ रहा समझ? तो अब बताओ ये क्या हो गया? दिस I E0 by XL, दिस इज साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। अब कंपेयर करो, किसके किसके बीच में कंपेयर करना है? इसके और इसके। पिछले बारे में तो E बराबर E0 साइन ओमेगा टी था, तो I बराबर भी I0 साइन ओमेगा टी ही आ गया था। वहां पर किसी भी तरह का फेज डिफरेंस नहीं आ रहा था E और I के बीच में। बट अब देखो E बराबर तो E0 साइन ओमेगा टी है, बट I बराबर, अच्छा इसमें ये काम तो किया नहीं, E0 बता रहे थे तुम लोग, क्या है? पीक वैल्यू है किसका? और XL उसका रेजिस्टेंस है। पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज को रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। यहाँ पर E0 बाई, हाँ इस बार E0 बाई XL जो है वो पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट हो जाएगा। इससे कंपेयर नहीं, इससे कंपेयर करेंगे। अब इस I बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। अब इसको और इसको अब कंपेयर करो, इसको और इसको। अब आप क्या कह रहे हैं? दिस इज E बराबर E0 साइन ओमेगा टी, बट I बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अब एक फेज डिफरेंस बन रहा है किसके किसके बीच में? ऑल्टरनेटिंग करंट और ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ के बीच में। कब? जब एसी एक प्योर इंडक्टेंस से होते हुए जा रहा है, तब कितने का बन रहा है वो एंगल? पाई बाय 2 का बन रहा है। बट माइनस पाई बाय 2 का मतलब है, मतलब आई जो है वो ई से पीछे चल रहा है। इसका अगर 0 है तो इसका माइनस पाई बाय 2 है, मतलब ये जो है इससे पाई बाय 2 आगे है बोल सकते हो, या फिर हम लोग कह सकते हैं इसमें ऑल्टरनेटिंग करंट लैग का मतलब आजकल तो आप लोग मोबाइल यूज करते हैं, लैग का मतलब पीछे चलना, हैंग करना होता है, लैग करने का मतलब है ना। ऐसी लैग्स बिहाइंड किससे? ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ से। कितने से? बाय अ फेज डिफरेंस ऑफ, कितने से? एसी पीछे चला ना, हाँ एसी पीछे चला, पाई बाय 2 व्हेन एसी passes through a pure inductance। ठीक है। और जो लोग का स्कूल एग्जामिनेशन सामने है, थोड़ा सा दिमाग में आ रहा होगा कि प्रूफ आता क्या है करने के लिए, ऐसे ही लिखा हुआ रहेगा, AC lags behind alternating EMF by a phase difference of pi by 2 explain। ऐसे ही लिखा रहता है बोर्ड्स के एग्जाम में। इस चैप्टर का सबसे मेजर प्रूफिंग, कोरोना में क्या हुआ नहीं हुआ वो छोड़ करके अगर बात करो तो इस चैप्टर का सबसे फेमस प्रूफिंग यही है। आई जो है वो ई से पीछे चलता है पाई बाय 2, उतना ही लिखा हुआ रहेगा। तुमको क्या करना है, तो इतना काम करना है ये दिखाने के लिए कि जब एसी पास करता है प्योर कंडक्टेंस इंडक्टेंस से, तो एसी जो है वो पीछे चलता है ई से बाय अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाय 2। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रूफिंग ऑफ दिस चैप्टर। लिखो। चलो इसका फेजर डायग्राम बनाए थे, और एक ही पैटर्न पे बनाना, नहीं तो उल्टा पुल्टा हो जाएगा। ट्राई टू फॉलो अ सिमिलर पैटर्न। कुछ बताओ, जैसे एक्स एक्सिस लिए, वाई एक्सिस, पहले किसको फिट करके रखेंगे?
ई को पूरा थ्रू आउट, मेरे से पढ़ रहे हो थ्रू आउट, मेरे वाले में पहले ई फिट करके रखना, नहीं तो एक पैटर्न याद कभी नहीं हो पाएगा। पहले ई बनाना, उसके बाद ही सोचना क्या करना है थ्रू आउट में, क्योंकि बहुत लंबा मैथमेटिकल चैप्टर है ये, है ना। पहले ई बना के रखेंगे, बाद में सोचेंगे। पहले ई बना लिए। ई को क्या माने थे तुम? ई को ई नॉट साइन ओमेगा टी, मतलब ये एंगल है ओमेगा टी, तुम ये बता रहे हो सामने वाले को, ठीक है, ये हो गया। अब बाद में क्या पता चला, कौन पीछे चल रहा है? एसी। ये अल्टरनेटिंग करंट से कितना पीछे चल रहा है? अल्टरनेटिंग ईएमएफ से कितना पीछे चल रहा है? π/2। मैथ में एंगल का पीछे चलने का मतलब क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन या क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन? क्लॉकवाइज। इतना सोचोगे, 6th क्लास में पढ़ना। एंटी क्लॉकवाइज तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट बढ़ना होता है। मैथ्स में क्लॉकवाइज आने को ही हम लोग घटना बोलते हैं एंगल के फॉर्म में। तो यहां पर तुम ओमेगा टी दिखा चुके हो, अब उससे π/2 घटाते हुए दिखाना है। कहां चलना पड़ेगा? इससे 90 डिग्री पीछे, ऐसे इससे 90 डिग्री पीछे, और यहां पर बन जाएगा हमारा आई, और ये हो जाएगा हमारा फेजर डायग्राम इन केस ऑफ व्हेन एसी passes through a pure inductance या इंडक्टर। ऐसा ही आएगा क्वेश्चन बोर्ड्स के एग्जाम में, ये लैंग्वेज लिखा हुआ रहता है। AC lag behind alternating EMF by a phase difference of π/2 explain। यही मेंस नीट के एग्जाम में ये ग्राफ ये बनाने के लिए, फेजर डायग्राम पहचानने के लिए आएगा। ये किसका फेजर डायग्राम है? जब एसी रेजिस्टर से जा रहा है, इंडक्टर से जा रहा है, कैपेसिटर से जा रहा है, या फिर आरसी से जा रहा है, या एलआर से है, या एलसीआर से है। चैप्टर में ऐसा ही है। न्यूमेरिकल तो आएगा जब आएगा, बट इस तरह का सारा चीज जो है वो क्लियर कट रखने का जरूरत है। जल्दी से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर लो ई और आई का। तो बार बार जो लोग रेगुलर पढ़ रहे हैं, एक चीज समझ में आ रहा होगा कि पहले ई का बना करके चलना है। पहले ई का बना करके चलो, उसके बाद ही आई का बनाना। पहले ई का बना करके चलो, नहीं तो फिर बाद में कंफ्यूजन होगा। तो ई का पैटर्न हर बार सेट रखेंगे। ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी का बना लिए। अब हमें पता चला कि करंट जो है वो लैग कर रहा है 90 डिग्री से, तो इसके कंपैरिजन में हमेशा 90 डिग्री पीछे रखो। ये 0 पर है तो इसको -π/2 पर रखो। π/2 पर ये ऊपर है तो इसको π/2 पे नीचे रखो। ये पाई पर नीचे है तो ये अभी ऊपर पहुंच रहा है। ये फिर आगे निकल गया तो ये अभी यहीं पर पहुंचा। ये फिर खत्म हो गया तो ये अभी यहीं पर पहुंचा। इस तरह से हमेशा आई जो है वो ई से 90 डिग्री के फेज डिफरेंस से पीछे चल रहा होगा, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरह से करेंगे। लेकिन अंत में ये साइनोसॉइडल कर्व भी है, तो कर्व साइन का ही बनेगा, साइन का ही कर्व बनाना है। ऐसा नहीं कि अपने से कुछ और बना दिए। कर्व शुड बी साइनोसॉइडल, साइन का ही कर्व बने, ठीक है। तो दिस इज एसी थ्रू एन इंडक्टर हो गया। अगले क्लास में देखेंगे एसी थ्रू कैपेसिटर, फिर उसका न्यूमेरिकल पढ़ते हुए फिर इस चैप्टर को आगे लेके चलेंगे। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।